अध्याय 10 बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। हिंदुस्तान में 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ जुड़ा है। नई सदी के साथ जन्मे इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला और देश में एक सशक्त आंदोलन छिड़ गया। बंगाल व देश के अन्य हिस्सों के ग्रामीण व शहरी छात्र, युवक, महिलाएं पहली बार सक्रिय राजनीति में आए। इस आंदोलन का दायरा काफी बड़ा था और केवल आधे दशक में ही इस आंदोलन में वे तमाम राजनीतिक संघर्ष दिखाई पड़े जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामान्यतया अगले 75 वर्षों में आने वाले थे। उदारतावाद से लेकर राजनीतिक अतिवाद, आतंकवाद से लेकर प्रारंभिक समाजवादी विचारधारा, अदालती लड़ाई व जनसभाओं में भाषणबाजी से लेकर बहिष्कार, प्रतिरोध और यहां तक कि हड़ताल, व्यापक जन आंदोलन छेड़ने की कोशिश से लेकर व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने जैसी चीजें इस आंदोलन में दिखाई पड़ी। आंदोलन की विशेषता ये थी कि इसका दायरा महज राजनीतिक तक सीमित नहीं था। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का असर पहुंचा। तात्पर्य यह है कि समाज का हर तबका इस आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़ गया। बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के बंगाल विभाजन के निर्णय से बंगालवासी जितने क्रोधित और क्षुब्ध हुए वो अप्रत्याशित था। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी। गुलाम भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4। उड़ीसा और बिहार भी इसी राज्य के हिस्से थे। असम 1874 में ही अलग हो गया था। इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाना वास्तव में कठिन था, लेकिन अंग्रेजों ने इस राज्य के बंटवारे का फैसला प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से लिया। 19वीं सदी ज्यों-ज्यों ढलती जा रही थी, भारत में राष्ट्रीय चेतना विकसित होती जा रही थी और जुझारू रुख अख्तियार कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था बंगाल। अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल के बंटवारे का निर्णय किया। उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का ये प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। साजिशें रची जाती थीं। भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रायसले का कहना था, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमजोर हो जाएगी। कांग्रेसी नेताओं की ये आशंका सही है और इनकी ये आशंका हमारी योजना की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बंट जाएं, कमजोर पड़ जाएं। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर बंगाल में आग की तरह फैली और विरोध की आवाजें उठने लगी। कर्जन इस बात पर बहुत तिलमिलाए और गृह सचिव को लिखा, यदि हमने इस विरोध को अभी नहीं दबाया तो हम बंगाल को कभी विभाजित नहीं कर पाएंगे। विरोध को न दबा पाने का मतलब ये होगा कि तुम पहले से ही मजबूत एक ताकत को और भी मजबूत बनाने का मौका दोगे, एक ऐसी ताकत को जो भविष्य में हमारे लिए और भी संकट पैदा करेगी। बंगाल विभाजन का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बंगाल वासियों को 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर उनके प्रभाव को कम किया जाए। अंग्रेजी हुकूमत का मकसद मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। मूल बंगाल में 1 करोड़ 70 लाख बंगाली और 3 करोड़ 70 लाख उड़िया व हिंदी भाषी लोगों को रखने की योजना थी। इस विभाजन योजना में एक और विभाजन अंतर्निहित था, धार्मिक आधार पर विभाजन। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काने का काम शुरू किया था। अब एक बार फिर उन्होंने इस हथकंडे को अपनाने की कोशिश की। ढाका में विभाजन के पक्ष में मुसलमानों को रिझाने के लिए कर्जन का भाषण उनकी कुटिल चाल का भंडा फोड़ता है। उन्होंने कहा, बंगाल विभाजन से ढाका बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले नए प्रांत की राजधानी बन जाएगा। 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू। इससे पूर्व बंगाल में मुसलमानों में एकता स्थापित होगी। मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और पूर्वी जिले कलकत्ता की राजशाही से मुक्त भी हो जाएंगे।
इस प्रकार बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला थी। कर्जन के उत्तराधिकारी मिंटो शुरू में विभाजन के विरोधी थे। उनका कहना था कि जनमत के खिलाफ विभाजन उचित नहीं है। बाद में इन्हीं महाशय ने कहा, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखें तो बंगाल का विभाजन जरूरी था, प्रशासनिक दिक्कतों को तो दरकिनार रख दीजिए। इस तरह भारतीय राष्ट्रवादियों को विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत के असली मंतव्य का पता चल गया। वे एक स्वर से इसके विरोध में उठ खड़े हुए और विभाजन विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। विरोध की लहर। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सबको मिली। खबर मिलते ही जबरदस्त विरोध की लहर उठी। विरोध कितना जबरदस्त था, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पहले 2 महीनों में ही केवल पूर्वी बंगाल में विभाजन के खिलाफ 500 बैठकें हुई। इनमें से ज्यादातर बैठकें ढाका, मेमनसिंह और चटगांव में हुई। विभाजन के खिलाफ 40 से 50 हजार पर्चे पूरे बंगाल में बांटे गए, जिनमें विभाजन से होने वाले खतरे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय व अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली, हितवादी, संजीवनी जैसे अखबारों व पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ा। मार्च 1904 और जनवरी 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में कई विशाल विरोध सभाएं हुई। इन सभाओं में दूर दराज से आए अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत सरकार व गृह सचिव के नाम तमाम विरोध याचिकाएं भेजी गईं। केवल ढाका डिवीजन से ही 69 ज्ञापन भेजे गए थे। इनमें से कुछ याचिकाओं पर तो 70,000 से भी ज्यादा लोगों के दस्तखत थे। उस जमाने की राजनीतिक चेतना को देखते हुए ये संख्या बहुत अधिक थी। बड़े जमींदार भी, जो अब तक अंग्रेजी हुकूमत की लल्लो चप्पो करते थे, कांग्रेस के साथ हो लिए। ये 1903 से मध्य 1905 की अवधि थी। आवेदनबाजी, ज्ञापनबाजी, भाषणबाजी, जनसभाओं का आयोजन और प्रेस के माध्यम से प्रचार, सब कुछ बड़ी तेजी से शुरू हो गया था। मुख्य उद्देश्य था विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ भारत व ब्रिटेन में जनमत तैयार करना। आंदोलनकारियों को विश्वास था कि इससे अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और वो विभाजन जैसा अन्यायी कदम उठाने में हिचकेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजी हुकूमत पर विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। ये आंदोलनकारियों और विभाजन विरोधी जनता के मुंह पर तमाचा था। जनता और नेताओं ने महसूस किया कि ज्ञापनों और आवेदनों की लड़ाई में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। संघर्ष का कोई दूसरा तरीका अपनाना ही होगा, और हुआ भी ऐसा। समूचे आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। विभाजन के निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद दिनाजपुर, पाबना, फरीदपुर, टंगाइल, जैसोर, ढाका, वीरभूमि, बारीसाल व अन्य कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की गईं, जहां विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा की गई। कलकत्ता में भी छात्रों ने अनेक विरोध बैठकें की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। विभाजन के विरोध में अचानक फूटा और बिखरा ये आंदोलन अब संगठित होने लगा। इसे केंद्रीय नेतृत्व और सही दिशा मिली। 7 अगस्त की बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे अनेक नरमपंथी नेता भी देश के दौरे पर निकल गए और लोगों ने मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील करने लगे। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को से प्रभावी होगा। इस घोषणा के बाद तो बहिष्कार आंदोलन ने और जोर पकड़ा। हर रोज विरोध बैठकें होने लगी और विदेशी माल के बहिष्कार का नारा बुलंद होने लगा। विरोध बैठकों में भारी जनसमूह इकट्ठा होता। बारीसाल की बैठक में तो 10 से 12 हजार लोग तक इकट्ठा हुए थे। विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान घर घर पहुंच गया। इसका अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सितंबर 1904 से सितंबर 1905 के बीच कलकत्ता के बाहर कई जिलों में अंग्रेजी कपड़ों की बिक्री से आय 5 से 15 गुना तक कम हो गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई। जनता ने जुलूस निकाला।
सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। ये वंदे मातरम समूचे आंदोलन की ओर से युद्ध की दुदुम्भी था। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, ये जताने के लिए बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। बाद में दिन में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। एक जनसभा में 50,000 और दूसरी में 75,000 लोग इकट्ठे हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे तले इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। इन बैठकों के कुछ ही घंटों के भीतर आंदोलन के लिए 50,000 रुपए इकट्ठे किए गए। आंदोलन नई राह पर। विभाजन के विरोध से उत्पन्न आंदोलन अब नई राह पकड़ने लगा, नए लक्ष्य के लिए नए संघर्ष की राह। इसका आधार भी बहुत तेजी से मजबूत होने लगा। बारीसाल सम्मेलन 1906 के अध्यक्ष एस अब्दुल रसूल ने कहा था, पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया है और हमें यहां तक पहुंचाया है बंगाल विभाजन ने। विभाजन जैसी शर्मनाक घटना ने महान राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया है। स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में इस आंदोलन का प्रचार किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। उत्तर भारत में रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया, जहां बिपिन चंद्र पाल ने अपने भाषणों से इस आंदोलन को और मजबूत बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया। 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे गरमपंथी नेताओं के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। वे महज स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन इसे एक राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप देना चाहते थे। अब लक्ष्य था स्वराज। विभाजन को समाप्त करने की मांग अब बहुत छोटा मुद्दा हो गई थी, लेकिन नरमपंथी नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना। फिलहाल कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी खेमे में आंदोलन की गति और संघर्ष के तरीके को लेकर मतभेद चलता रहा और 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। इस विभाजन का स्वदेशी आंदोलन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। गरमपंथियों की पकड़ मजबूत। 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर उग्रवादियों की पकड़ मजबूत हो गई। जनता को आंदोलन के लिए तैयार करने और संघर्ष के तमाम नए तरीके अपनाए जाने लगे। गरमपंथी राष्ट्रवादियों ने जनता के सामने अनेक विचार, योजना और तरीके रखे। व्यापक जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बहिष्कार आंदोलन को असहयोग आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रतिरोध तक ले जाना था। केवल विदेशी कपड़े का ही बहिष्कार नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार इसमें शामिल था। हड़ताल की भी बात की गई। उद्देश्य था कि प्रशासन एकदम पंगु हो जाए, भारतीय जनता के आर्थिक शोषण में अंग्रेज व्यापारी असमर्थ रहें। कुछ आंदोलनकारियों का मानना था कि शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन से सफलता मिल जाएगी। इनका मानना था कि यदि चौकीदार, सिपाही, सहायक, मुंसिफ और क्लर्क काम करना बंद कर दें तो मिनटों में देश में फिरंगी हुकूमत खत्म हो जाए। गोली, बंदूक और सिपाहियों को प्रशिक्षित करने की नौबत ही न आए। लेकिन अरविंद घोष जैसे गरमपंथी यानी क्रांतिकारी आतंकवादियों से इनका संपर्क बराबर बना रहा। नेता इस बात की वकालत करते रहे कि यदि फिरंगी हुकूमत दमन का रास्ता अपनाएगी तो उसका हिंसक प्रतिरोध जायज होगा।
इस आंदोलन में संघर्ष की जितनी भी धाराएं फूटी, उनमें सबसे अधिक सफलता मिली विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन को। ये आंदोलन काफी लोकप्रिय और सफल रहा। बंगाल व देश के दूर दराज के हिस्सों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनना व विदेशी बर्तन का इस्तेमाल बंद कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। यहां तक कि महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन के चलते विशाल जनसभाओं और प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। जनपद तैयार करने का ये सबसे सशक्त तरीका सिद्ध हुआ। बड़े बड़े शहरों से लेकर जिलों, कस्बों, तालुकों, गांवों में जनसभाओं के आयोजन से जनता में राजनीतिक चेतना आई। स्वराज के लिए मन मचलने लगा। स्वावलंबन का नारा। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की खूब मदद ली। इन संगठनों ने आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति। बारीसाल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित इस समिति की 159 शाखाएं पूरे जिले के दूर दराज इलाकों में फैली थी। इस जिले में मुसलमानों की आबादी अधिक थी। अश्विनी कुमार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल हुए। जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए समिति ने उत्तेजक भाषणों और स्वदेशी गीतों का सहारा लिया। अपने सदस्यों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण दिया। अकाल और महामारी में राहत कार्य किया। स्कूल खोले, स्वदेशी दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया और मुकदमे निपटाने के लिए पंच अदालतें बनाई। अगस्त 1906 तक बारीसाल समिति ने 89 पंच अदालतों के जरिए 523 विवादों का निपटारा किया। बारीसाल समिति की जड़ें केवल बारीसाल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये बंगाल के अन्य हिस्सों में भी फैली हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत इस समिति की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से बहुत चिंतित थी। स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत, लोक नाट्य मंचों का भी सहारा लिया। गणपति महोत्सव और शिवाजी जयंती को तिलक ने बहुत लोकप्रिय बनाया और इसके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये महज पश्चिमी भारत तक ही सीमित नहीं था। बंगाल में भी इन त्योहारों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का संदेश जनता तक पहुंचाया गया। लोक नाट्य परंपराओं जैसे यात्रा के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का संदेश गांव, कस्बों व देश के दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचा। ऐसे लोगों तक भी पहुंचा जो पहली बार आधुनिक राजनीतिक विचारों से परिचित हो रहे थे। स्वदेशी आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना बहुत जरूरी है। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। गांव के आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थान के लिए गांव में रचनात्मक कार्य शुरू करने की जरूरत महसूस की गई। लोगों में ये चेतना पैदा करने की कि अपनी प्रगति के लिए वे खुद आगे आएं, रचनात्मक कार्यों में सामाजिक सुधार लागू करना तथा जाति प्रभुत्व, बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ना शामिल था। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा की भी जरूरत बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की गई। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य बने अरविंद। बहुत थोड़े समय में ही पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इसमें उस समय देश के सारे जाने माने लोग शामिल थे। परिषद का उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह का साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवनधारा से जुड़ी हो। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं बनी जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित थी। उद्देश्य था कि शिक्षा घर घर पहुंचे। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। चंदा इकट्ठा कर कोष बनाया गया जिससे छात्रों को ऊंची शिक्षा के लिए जापान भेजा जा सके। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योगों की जरूरत महसूस की गई।
लगभग इसी समय पूरे देश में तमाम स्वदेशी कल कारखाने स्थापित होने लगे। कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस के कारखाने, चर्म उद्योग, बैंक, बीमा कंपनियां अस्तित्व में आईं। हालांकि इनमें से अधिकतर चल नहीं पाईं, क्योंकि इनके मालिक व्यापारिक चतुराई और जोड़ तोड़ जानते नहीं थे। उन्होंने तो महज देशभक्ति के नाते स्वावलंबन के उद्देश्य से इन कारखानों की स्थापना की थी। कुछ कारखाने अवश्य जिंदा रह पाए और अच्छा काम किया, जैसे आचार्य बीसी राय की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में। बंगला साहित्य, विशेषकर काव्य के लिए तो ये स्वर्णकाल था। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि के उस समय के लिखे गीत क्रांतिकारी आतंकवादियों, नरमपंथियों, गांधीवादियों और साम्यवादियों सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने और आज भी ये गीत उतने ही लोकप्रिय हैं। टैगोर ने उस समय बांग्लादेश के स्वाधीनता संघर्ष को और तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत जो गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, वो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ग्रामीण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच उस समय लोकप्रिय बंगला लोक संगीत पर स्वदेशी आंदोलन की गहरी छाप पड़ी, जैसे पल्ली गीति और जारी गान। तमाम लोक कथाएं लिखी गईं। दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार की लिखी हुई ठाकुर मार झूली, दादी माँ की कथाएं आज भी बंगाली बच्चों को आह्लादित करती हैं। कला के क्षेत्र में यही वो समय था जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और मुगलों, राजपूतों की समृद्ध स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, भारतीय प्राच्य कला संस्था की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय इत्यादि की उल्लेखनीय सफलताएं, आविष्कार स्वदेशी आंदोलन को और भी मजबूत बनाने लगे। बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों वाले इस स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा काफी फैला और इसमें कुछ जमींदार, शहरी, निम्न मध्य वर्ग के लोग तथा छात्र शरीक हुए। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी। यही वो समय था जब पहली बार मजदूर वर्ग की आर्थिक कठिनाइयों को राजनीतिक स्तर पर उठाया गया था। उसे राजनीतिक संघर्ष से जोड़ा गया। आंदोलनकारी नेता, जिनमें कुछ तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी लहर, जर्मनी और रूस से प्रभावित थे, विदेशी मालिकों के कारखानों में हड़ताल आयोजित कराने लगे। ईस्टर्न रेलवे और क्लाइव जूट मिलें इसका उदाहरण हैं। जहां तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। केवल 12 साल इसका अपवाद माना जाता है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने छिटपुट जगहों पर जितने किसानों को आंदोलन के लिए तैयार किया था या उनमें राजनीतिक चेतना जगाई, वो अपने आप में आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन वास्तव में भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत थी। समूचे किसान तबके को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार न कर पाने की बात केवल स्वदेशी आंदोलन के साथ ही नहीं जुड़ी है। स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में जो भी आंदोलन हुए, वे समूचे किसान तबके को प्रभावित नहीं कर सके। इनकी गतिविधियां भी क्षेत्र विशेष में सिमट कर रह गईं। ये सच है कि किसान आंदोलनों के लिए, किसानों की मांगों के लिए किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित नहीं किया जा सका और किसान राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ नहीं सके। लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वदेशी आंदोलन ने बैठकों, जनसभाओं, यात्राओं, प्रदर्शनों इत्यादि के माध्यम से किसानों के एक बड़े तबके को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा से परिचित कराया। सांप्रदायिकता का जहर। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतीहर मुसलमानों ने।
इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। अंग्रेजी हुकूमत स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए समय समय पर मुसलमानों को भड़काती रही, उनमें सांप्रदायिकता का जहर घोलती रही। फिरंगी हुकूमत का साथ दिया बंगाल की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने। उस समय बंगाल के अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतीहर मजदूर। अंग्रेजों ने मुसलमानों को खूब भड़काया और यही वो समय था जब फिरंगी हुकूमत के इशारे पर इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन के विरोधी के रूप में किया गया। सांप्रदायिक ताकतों ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुल्लाओं और मौलवियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम बिंदु पर पहुंच ही रहा था, तभी बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। कुछ गलत तरीके। सांप्रदायिकता के जहर ने तो स्वदेशी आंदोलन को नुकसान पहुंचाया ही, खुद इस आंदोलन के कुछ गलत तरीकों से भी इसे क्षति पहुंची। हालांकि आंदोलनकारियों ने इन तरीकों का इस्तेमाल बड़ी ईमानदारी से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया था। ऐसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों और संस्थाओं का सहारा लेना, जिनका चरित्र बहुत हद तक धार्मिक था, आंदोलन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। हालांकि दुनिया में हर जगह जनता में पहली बार राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए इन्हीं चीजों का सहारा लिया जाता रहा है, किंतु तत्कालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था शेष दुनिया से काफी भिन्न थी। जिस देश में स्वयं सरकार सांप्रदायिकता को भड़का रही हो, वहां धार्मिक रीति रिवाजों और धार्मिक संस्थानों का सहारा लेना खतरनाक होता है। भारत में यही हुआ। सांप्रदायिक ताकतों ने स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों को विकृत ढंग से पेश किया। यही नहीं, सदियों के भाईचारे व मेल मिलाप से उपजी सांस्कृतिक परंपराओं पर भी इन सांप्रदायिक ताकतों ने सांप्रदायिक मुल्लम्मा चढ़ा दिया। इसी कारण दुर्भाग्य से बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए और कुछ तो सांप्रदायिक राजनीति के शिकार हो गए। उस सांप्रदायिक राजनीति के जिसने 1907 में बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगों को जन्म दिया। 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई। इसके अनेक कारण थे। पहली बात तो ये कि आंदोलन के खतरे को सरकार भांप गई और उसने इसे निर्ममतापूर्वक दबाना शुरू किया। दमन चक्र शुरू हो गया। सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। आंदोलन के समर्थक छात्रों को सरकारी स्कूलों से निकाला जाने लगा। सरकारी नौकरियों के दरवाजे इनके लिए बंद होने लगे। इस पर जुर्माना किया गया और पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। बारीसाल सम्मेलन 1906 में पुलिस ने जिस निर्ममता से लोगों की पिटाई की थी, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि सरकार आंदोलन के प्रति क्या रवैया अपनाए हुए थी। दूसरा कारण था कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद। 1907 के कांग्रेस विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को बहुत क्षति पहुंचाई। हालांकि स्वदेशी आंदोलन का दायरा बंगाल के बाहर तक फैला था, लेकिन बंगाल को छोड़ देश का बाकी हिस्सा आधुनिक राजनीतिक विचारधारा व संघर्ष को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत ने इसका फायदा उठाया और दमन चक्र चालू हो गया। 1907 से 1908 के बीच बंगाल के 9 बड़े नेता, जिनमें अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मिश्र भी थे, निर्वासित कर दिए गए। तिलक को 6 वर्ष की कैद हुई। पंजाब के अजीत सिंह और लाजपत राय को निर्वासित किया गया तथा मद्रास के चिदम्बरम पिल्लई एवं आंध्र के हरि सर्वोत्तम राव को गिरफ्तार कर लिया गया। बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इस प्रकार एकाएक समूचा आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। तीसरा कारण यह था कि स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था। आंदोलन ने तमाम गांधीवादी तरीके जैसे अहिंसक असहयोग, जेल भरो आंदोलन, सामाजिक सुधार, गांव में रचनात्मक कार्य इत्यादि अपनाए, लेकिन संगठन के अभाव में आंदोलन इन तरीकों को कोई अनुशासित केंद्रीय दिशा में देने में असफल रहा। इन तमाम तरीकों को अनुशासित ढंग से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जैसा कि बाद में गांधी जी ने किया। आखिरी बात यह है कि कोई जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता। इसमें एक ठहराव आता है जब क्रांतिकारी शक्तियां अगले संघर्ष के लिए तैयार करती हैं, जनमत तैयार करती हैं। इस स्वदेशी आंदोलन के बाद भी ऐसा ही हुआ। 1908 के मध्य में जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो इसके कुछ समय बाद क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन ने नौजवानों के भीतर संघर्ष की चिंगारी सुलगाई थी।
राष्ट्रीयता व सामूहिक राजनीतिक संघर्ष का पाठ पढ़ाया था, लेकिन इस समय ये क्रांतिकारी युवक अपने को अकेला पा रहे थे। स्वदेशी आंदोलन समाप्त प्राय था और अंग्रेजी हुकूमत बेइंतहा जुल्म ढाती जा रही थी। निराश युवकों ने अलग अलग अपने अपने ढंग से आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लिया, यानी ये अब तक के सामूहिक राजनीतिक संघर्ष से बिल्कुल भिन्न तरीका था। इस बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से बताएंगे। एक युग का अंत। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया। ये कहना गलत होगा कि स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। आंदोलन ने समाज के उस बड़े तबके में राष्ट्रीयता की चेतना का संचार किया जो उससे पहले राष्ट्रीयता के बारे में अनभिज्ञ था। इस आंदोलन ने औपनिवेशिक विचारधारा तथा फिरंगी हुकूमत को काफी हद तक क्षति पहुंचाई और सांस्कृतिक जीवन को जितना प्रभावित किया उसकी इतिहास में मिसाल मिलनी मुश्किल है। इस आंदोलन ने जनमत तैयार करने के अनेक नए तरीके ईजाद किए, हालांकि इन तरीकों को वो खुद अच्छी तरह इस्तेमाल न कर सका, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की सफलता को इस तर्क पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही संघर्ष भावी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था जो भावी संघर्ष का बीज बोकर ही खत्म हुआ। अध्याय 10 बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।